यक्षिणी हैरानी के साथ पूछती है, क्या नहीं बताया मैंने आपको लेखक बाबू? अनुराग तुरंत यक्षिणी से पूछता है, यही यक्षिणी की भक्षानर कौन था? तुमने मुझे कल रात उसके बारे में कुछ नहीं बताया। यक्षिणी झूठी मुस्कान के साथ अपना पक्ष रखते हुए कहती है, कैसे बताते लेखक बाबू, आप ही बताइए। कल की पूरी रात तो मुझे आपको मेरी कहानी बताने में ही लग गई, इस वजह से भक्षानर के बारे में कुछ बता ही नहीं पाई। अनुराग यक्षिणी की आंखों में देखते हुए कहता है, रात बीत गई तो क्या हुआ यक्षिणी, अब एक नया दिन आ गया है, अब हमारे पास बहुत वक्त है, अब तुम मुझे भक्षानर के बारे में बता दो। अनुराग की बात सुनकर यक्षिणी मन ही मन सोचने लग जाती है, ये लेखक बाबू तो अभी तक भक्षानर पर ही अटके हुए हैं। अब मैं इन्हें कैसे बताऊं कि मैं इन्हें भक्षानर के बारे में नहीं बता सकती। अगर मैंने इन्हें भक्षानर के बारे में बता दिया तो नहीं, मैं लेखक बाबू को भक्षानर के बारे में कुछ नहीं बता सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। अनुराग यक्षिणी से नाराजगी के साथ कहता है, यक्षिणी तुम फिर चुप हो गई, आखिर तुम मेरे सवाल का जवाब देती क्यों नहीं हो? बताओ मुझे कौन है ये भक्षानर, मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। यक्षिणी हिचकिचाहट के साथ कहती है, वो लेखक बाबू भक्षानर के बारे में। यक्षिणी इसके आगे कुछ कहती है उससे पहले ही डोरबेल की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर यक्षिणी खुद चुप हो जाती है, आगे कुछ नहीं कहती है। अनुराग डोरबेल की आवाज सुनकर मन ही मन सोचता है, ये इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? यक्षिणी अनुराग के पास से उठने के बहाने से बोल पड़ती है, मैं देख कर आती हूँ। अनुराग यक्षिणी को मना करते हुए कहता है, नहीं यक्षिणी, तुम कैसे जा सकती हो? अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, मैं क्या जवाब दूंगा? यक्षिणी अपनी गलती समझते हुए मायूसी के साथ कहती है, हाँ लेखक बाबू, मैं तो भूल ही गई थी कि मैं आपकी पत्नी थोड़ी हूँ, आपकी माशुका हूँ, और माशुकाओं को तो छुप कर ही रहना पड़ता है सबके सामने। अनुराग यक्षिणी की बातों पर ध्यान नहीं देता है और तुरंत बेड पर से उतरते हुए कहता है, मैं देख कर आता हूँ कौन आया है, समझ नहीं आ रहा सुबह सुबह कौन आया होगा। इतना कहकर अनुराग बेड पर से उतरता है और कमरे से बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाता है। नीचे हॉल में पहुंचकर अनुराग सीधे दरवाजा खोलने के लिए जाता है। अनुराग दरवाजा खोलता है तो देखता है कि दरवाजे पर प्रशांत खड़ा हुआ था। प्रशांत के बगल में ही एक 45-46 साल का आदमी भी खड़ा हुआ था, जिसने ब्लेजर पहना हुआ था। उसकी रईसी उसके कपड़ों से ही झलक रही थी। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो गांव का आदमी तो बिल्कुल नहीं था, वो आदमी पढ़ा लिखा लग रहा था। अनुराग प्रशांत को वहां पर देखकर दंग रह गया था। वो प्रशांत को देखकर मन ही मन हैरानी के साथ सोचने लग जाता है, ये यहाँ पर क्यों आया है? प्रशांत अनुराग को देखकर खुश होते हुए कहता है, कैसे हैं लेखक बाबू आप? अनुराग नॉर्मली जवाब देता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? प्रशांत पलट कर कहता है, मैं भी एकदम मस्त हूँ, मुझे क्या होगा, पर आपको देखकर ऐसा लग रहा है आप ठीक नहीं है। अनुराग अपने कपड़े ठीक करते हुए कहता है, तुमको ऐसा क्यों लग रहा है? प्रशांत अनुराग को घूरते हुए कहता है, लेखक बाबू आपकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप रात भर ठीक से सोए नहीं हैं। कितनी लाल हो रही हैं आपकी आंखें। सच सच बताना, कल रात किसके साथ जाग रहे थे आप? अनुराग के मन में न जाने क्या आता है, वो खुद ब खुद बोल पड़ता है, यक्षिणी के साथ। जैसे प्रशांत और उसके साथ आया हुआ आदमी ये बात सुनते हैं, उन दोनों के तो होश ही उड़ जाते हैं। कमरे के अंदर खामोशी छा जाती है। प्रशांत कुछ डरते हुए हिचकिचाहट के साथ अनुराग से पूछता है, क्या कहा आपने? यक्षिणी के साथ? अनुराग बात को संभालते हुए कहता है, और नहीं तो क्या, शायद आप भूल रहे हैं कि मैं एक लेखक हूँ और लेखक अपनी सारी रात अपनी कहानियों के साथ जागता है, और मैं तो यक्षिणी पर ही कहानी लिख रहा हूँ ना, तो फिर उसी के साथ सारी रात जागूंगा ना। प्रशांत अनुराग के साथ मजाक करते हुए ही कहता है, अब आपने अपनी सारी रात यक्षिणी के साथ बिताई है या अपनी पत्नी की याद में, ये तो आप ही जानते हैं। आखिर रात में भाभी जी की याद तो आपको आई ही होगी, उनसे लिपट कर जो सोने की आदत बन गई होगी आपकी। अनुराग पलटकर कुछ कहता उससे पहले प्रशांत खुद बोल पड़ता है, वैसे आपको देखकर लग रहा है लेखक बाबू कि आपने सच में यक्षिणी के साथ रात बिताई है, वरना इस तरह मुझसे नजरें नहीं चुराते आप। जब अनुराग ये बात सुनता है तो उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो घबरा जाता है, डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। प्रशांत मुस्कुराते हुए आगे कहता है, अरे आप तो घबरा ही गए, मैं तो मजाक कर रहा था। अगर आपने सच में अपनी रात यक्षिणी के साथ बिताई होती तो आज आप मुझे इस तरह मिल थोड़ी रहे होते, कल रात को ही उस यक्षिणी का शिकार बन चुके होते। प्रशांत की बात सुनकर अनुराग रिलैक्स हो जाता है। प्रशांत फिर बोल पड़ता है, वैसे कुछ पता चला आपको?
अनुराग मुंह बनाते हुए कहता है, मुझे क्या पता चलना था? प्रशांत ऐसे जवाब देता है जैसे कोई राज की बात बता रहा हो। कल की रात कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। प्रशांत की बात सुनकर अनुराग फिर घबराने लग जाता है। अनुराग हिचकिचाहट के साथ धीरे से पूछता है, क्या हुआ था कल की रात? प्रशांत मायूसी के साथ कहता है, वही तो नहीं पता, पर कल की रात जरूर कुछ न कुछ बड़ा हुआ है। सदियों बाद ऐसा हुआ है कि अमावस्या की रात आई और यक्षिणी ने किसी मर्द को अपनी हवस का शिकार नहीं बनाया। घाट पर किसी मर्द की लाश नहीं मिली। अनुराग खामोशी रहता है। उसके पास इस सवाल का जवाब तो था कि क्यों घाट पर किसी की लाश नहीं मिली, पर वो ये जवाब किसी को नहीं बता सकता था। प्रशांत अनुराग से पूछता है, आपको क्या लगता है लेखक बाबू, क्या हुआ होगा कल? क्यों उस यक्षिणी ने किसी मर्द को अपना शिकार नहीं बनाया? अनुराग कहता है, मुझे क्या पता, तुम ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? प्रशांत कहता है, आपसे नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा लेखक बाबू, आखिर आप ही तो उस पर कहानी लिख रहे हैं ना, तो मुझे लगा आपको सब कुछ पता होगा। खैर, पता नहीं है तो पता लगाइए। कहानी में इस बात को भी जरूर लिखना कि एक अमावस्या की रात ऐसी भी आई थी जब यक्षिणी ने किसी मर्द को अपना शिकार नहीं बनाया था। अनुराग अपना दिमाग चलाते हुए मामले को शांत करते हुए कहता है, हो सकता है कि इस बार भी यक्षिणी ने किसी मर्द का शिकार किया हो, पर उसके दिल के साथ उसकी बॉडी को भी खा गई है। आखिर उसकी हवस बढ़ने के साथ साथ मांस खाने की तड़प भी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। प्रशांत हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, हाँ ऐसा हो सकता है। अनुराग कहता है, तो पता लगाइए कि गांव में कोई आदमी गायब हुआ है क्या? प्रशांत कहता है, हाँ मैं अभी सरपंच जी को इस बारे में पता करने के लिए कहता हूँ। प्रशांत के इतना कहते ही अनुराग उस आदमी को घूरने लग जाता है जो प्रशांत के बगल में खड़ा हुआ था। प्रशांत समझ जाता है कि अनुराग के मन में क्या चल रहा था। प्रशांत खुद बोल पड़ता है, अरे इनसे तो मैं आपको मिलाना ही भूल गया लेखक बाबू, इनसे मिलिए, ये जगदीश जी हैं। मैं जिस बुक स्टोर पर से किताब खरीदता हूँ ना, ये वहाँ के मालिक हैं और अभी अभी इन्होंने खुद का पब्लिशिंग हाउस भी खोला है। जब अनुराग प्रशांत के मुंह से ये बात सुनता है तो खुश हो जाता है और खुशी के साथ ही कहता है, अरे आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए ना। जगदीश और प्रशांत अंदर आने लग जाते हैं। जगदीश, प्रशांत और अनुराग तीनों ही हॉल में बैठे हुए थे। प्रशांत कहता है, वो क्या है ना, हमारे जगदीश जी को नए लेखकों की तलाश थी ताकि उनकी किताब वो पब्लिश कर सके। मेरी नजर में बस आप ही थे तो सीधे इनको मैं आपके पास ले आया लेखक बाबू। अनुराग मुस्कुराते हुए कहता है, ये तो तुमने बहुत सही किया प्रशांत, पहली बार कुआं खुद प्यासे के पास चलकर आया है। मैं तो खुद अपनी किताब के लिए पब्लिशर की तलाश में था। अनुराग मन ही मन सोचने लग जाता है, लगता है यक्षिणी का जादू चल गया। अभी तो मैंने बस यक्षिणी के साथ एक रात बिताई थी, तो बताओ पब्लिशर खुद अगले दिन मेरे पास चलकर आ गया। अगर कुछ रातें और बिता दी तो पता नहीं तब क्या से क्या हो जाएगा। प्रशांत अनुराग को देखते हुए कहता है, अरे लेखक बाबू कहाँ खो गए आप? अनुराग अपने ख्यालों में से बाहर आते हुए कहता है, कहीं नहीं, बस यूं ही। अनुराग कुछ मायूसी के साथ कहता है, आपने इन्हें बता दिया है ना कि मैं किस जॉनर की किताबें लिखता हूँ? अनुराग इसके आगे कुछ कहता है उससे पहले ही प्रशांत बोल पड़ता है, हाँ लेखक बाबू सब बता दिया है मैंने इन्हें आपके बारे में, और जब मैंने इन्हें बताया कि आप यक्षिणी पर कहानी लिख रहे हैं तो ये तो इतने खुश हो गए कि कहने लगे कि यक्षिणी की कहानी तो मेरे ही पब्लिशिंग हाउस से पब्लिश होगी, इसलिए सीधे मेरे साथ यहाँ पर आ गए ताकि लेखक से खुद बात कर सके। अनुराग जगदीश से कहता है, वैसे आपके पब्लिशिंग हाउस का नाम क्या है? जगदीश कहता है, जी फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन हाउस, जहाँ पर हम नए लेखकों को मौका देते हैं अपने लेखक बनने के सपने को सच करने का। साथ ही हम ज्यादातर हॉरर जॉनर में ही किताबें छापते हैं ताकि पाठकों को कुछ नया पढ़ने को मिल सके। अनुराग कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो किसी प्रकाशन को तो समझ में आया कि हॉरर भी एक जॉनर है किताब लिखने का, उसमें भी पाठकों को किताबें चाहिए, वरना आजकल के नामी प्रकाशन तो हॉरर जॉनर को कोई जॉनर ही नहीं मानते हैं। जगदीश अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, तो लाइए दीजिए अपनी किताब की पांडुलिपि हमें, ताकि हम उसे पढ़ सके और बता सके कि कहीं उसमें बदलाव की जरूरत तो नहीं है। अनुराग कहता है, अभी कैसे पांडुलिपि दे दूं, अभी तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। जगदीश के बोलने से पहले प्रशांत बोल पड़ता है, अरे जगदीश जी, मैंने बताया था ना अभी बस लेखक बाबू ने कहानी लिखनी शुरू करी है, कंप्लीट नहीं हुई है। आप तो कुछ ज्यादा ही उतावले हो गए यक्षिणी की कहानी छापने के लिए। जगदीश कहता है, यक्षिणी चीज ही ऐसी है प्रशांत की क्या बताऊं। जगदीश अनुराग से पूछता है,
वैसे आपके पास कुछ और नहीं है जो हम पब्लिश कर सके? वो क्या है ना, नया नया पब्लिशिंग हाउस है हमारा, नए लेखक तो बहुत जुड़ रहे हैं हमसे, पर उनके लेखन में वो बात नहीं है कि हम वो छाप सके। अब सबकी कहानी तो पब्लिश नहीं कर सकते ना, तो सोचा आपको कुछ तजुर्बा भी है तो आपकी किताबें पहले पढ़ लें फिर छाप दें। अनुराग हिचकिचाहट के साथ कहता है, पर अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, जो लिखा था वो पहले ही पब्लिश हो चुका है। जगदीश अनुराग पर दबाव बनाते हुए कहता है, कुछ तो होगा आपके पास। अगर अब लेखक के पास कहानियां नहीं होंगी तो फिर किसके पास होगी? कुछ भी चलेगा, छोटा सा उपन्यास, लघु कथा, नाटक, एकांकी। अनुराग